हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के बारे में। मेरे पास बहुत सारी कमेंट आई थी कि भैया हमें पीओ के बारे में बताओ, पीओ कैसे बना जाएगा, उसका क्या प्रोसेस है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और पीओ की सैलरी कितनी होती है। तो आज के इस वीडियो में पीओ के बारे में कंप्लीट डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। और अगर आप बिजी बंदे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है। हर एक चीज़ को डेप्थ में रखेंगे। और मैं जो आप पीओ बनने की तैयारी करेंगे, जो पीओ बनेंगे, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, उसमें आपका कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा और उतने टाइम में आप क्या चीज़ें कर सकते थे, कितना कमा सकते थे, वो भी बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन हाँ, वीडियो पूरा देखना पड़ेगा आपको। तो उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। इससे क्या होगा, आने वाले वीडियोज़ का आपको पता चलता रहेगा और ये ज़रूरी है। और हम पहली चीज़ आपको समझा दें कि पीओ क्या होता है। ये हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे है। और यहाँ 3-4 सवाल और भी हैं, जैसे पीओ का काम क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। पीओ कैसे बने, मैं ये डिटेल में बताऊंगा कि पीओ कैसे बना जाता है, इसकी क्या डिटेल्स हैं। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, उन्होंने सबने ऊपर ऊपर की बात बता दी है। नुकसान किसी ने एक्चुअली नहीं बताया है कि पीओ बनने के पीछे का नुकसान क्या है। हर बंदा पीओ नहीं बनता है। तैयारी 1000 बंदे करते हैं, लेकिन उनमें से लगते हैं 100 या 50 ही हैं, ठीक है ना। तो आप भी उसमें से एक हो जो नंबर नहीं आएगा। लेकिन कैसे नंबर आएगा, उसका क्या तरीका है, मैं यहाँ पर बताऊँगा। और सैलरी बताने की कोशिश करूँगा वीडियो के लास्ट में। जुड़े रहिए वीडियो से, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीओ क्या होता है। आसान भाषा में बताऊंगा आपको बिल्कुल। दोस्तों, पीओ का जो मतलब होता है या फिर पीओ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है प्रोबेशनरी ऑफिसर। अब बात करते हैं कि पीओ काम क्या करता है। असल में पीओ को वर्क क्या मिलता है। मान लो हम पीओ बन गए तो हमें काम क्या मिलेगा। तो दोस्तों, बैंक का कार्य, ग्राहकों की शिकायत, इस तरीके से जितना जो पेंडिंग वाला काम होता है या जो सरदर्द वाला काम होता है, एक्चुअली वो पीओ को मिलता है। और जितने भी बड़े बैंक के अधिकारी होते हैं, चाहे वो मैनेजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो या फिर और भी कोई ऊंचा पद किसी के पास है, वो सारे लोग पीओ का एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ही अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे जैसे उनको तरक्की मिलती है या फिर मैं कहूँ प्रमोशन मिलता है, वैसे वैसे वो चीज़ों को बनाते चले जाते हैं अपने आप को। डायरेक्टली नहीं बनता है मैनेजर या फिर असिस्टेंट मैनेजर। पीओ का एक्चुअली जो काम है वो कहीं ना कहीं असिस्टेंट मैनेजर के रूप में भी होता है, ठीक है। ये तो हो गई मोटी मोटी बात। पीओ का काम एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ डेप्थ में और आसान भाषा में कि क्या होता है। मान लो आपको ना एसबीआई की बात करते हैं। आपको जाना है एसबीआई में और अपने अकाउंट में मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड कराना है, या फिर आपका आधार कार्ड में नाम कुछ है और बैंक अकाउंट में नाम कुछ और है। कौन ठीक करेगा? पीओ करता है जी। ये काम पीओ का होता है। और इसी से जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं जिसके अंदर सरदर्द होता है वो पीओ को मिलते हैं। तो अगर आपको मज़ा आता है गुत्थी सुलझाने में तो आप इधर आ सकते हो। और ऐसे डायरेक्टली आप पीओ नहीं बन सकते हो, इसके लिए काफ़ी एफर्ट, काफ़ी मेहनत लगेगी आपकी। और जब आप मेहनत करोगे, ढंग से करोगे, तमीज़ में करोगे, जज्बे के साथ, जुनून के साथ, तो पीओ क्या, आप तो फिर आईएएस भी बन सकते हो। क्लियर है ना? अच्छा भैया, ठीक है, मान लिया। अब ये बताओ कि कैसे बने, ये बताओ। तो गाइज, पीओ बनने के लिए ना बहुत ही आसान स्टेप्स है। एक संस्था है जिसका नाम है आईबीपीएस, ठीक है। अभी जो आईबीपीएस है और एक संस्था है एसबीआई, ये दोनों संस्था एक साल में वैकेंसी निकालते हैं, ठीक है। लेकिन जब से अच्छी सरकार आई है या फिर हम कहें अच्छे दिन लाने वाली सरकार आई है, सब कुछ गोल है। अभी कोई वैकेंसी नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा है, सबको मालूम है, मुझे खास कुछ इतना वो नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रोसेस समझ लो, तैयारी कर लो। क्या पता कब वैकेंसी आ जाए, कुछ भरोसा जो है वो नहीं। अभी तो देखो हम और चीज़ों से बहुत जूझ रहे हैं, बेरोज़गारी, ये वो सब तो समझना पड़ेगा, ठीक है। प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने की जो उम्र है, मतलब जो एज है, उसकी जो लिमिटेशन है वो बता रहा हूँ आपको। अगर आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हो, ठीक है, अच्छे वाले लोग हो आप, मतलब जनरल बोले तो बिल्कुल मालदार पार्टी हो, तो आपकी उम्र 20 साल से लेकर 30 साल तक एक्सेप्ट की जाएगी। अगर आप 20 से लेकर 30 तक किसी भी उम्र के हो, एक्सेप्ट हो। ओबीसी में हो तो 3 साल की छूट मिलेगी, 33 साल तक अप्लाई कर सकते हो। और एससी एसटी में हो तो 35 ईयर्स तक आप जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप किसी ख़ास कैटेगरी में आते हो तो 40 साल तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपके लिए स्पेशल है उस लिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की, क्योंकि पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है भाई बैंक में। और क्वालिफ़िकेशन के नाम पे यहाँ ग्रेजुएशन चाहिए। किस स्ट्रीम से किया हुआ है मतलब नहीं है, आपने चाहे एमबीबीएस किया हो या फिर एमडी,
जॉब तो लगी जाएगी, लेकिन इतना आसान नहीं है ना। मार्क्स, और यहाँ पर मार्क्स का भी कोई ख़ास नहीं है। अगर आपकी 50% है तो भी चल जाएगी, 40 है तो भी चल जाएगी। एक्चुअली नहीं चाहिए पास, ग्रेजुएशन पास चाहिए। और ये भी नहीं कि बिल्कुल एकदम टॉपर ही चाहिए, नहीं, टॉपर भी नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए, ठीक है। टॉपर हो, करना चाह रहे हो कर सकते हो, इशू कोई नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसेस की कि इसका क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों इसका प्रोसेस ऐसा है, जिस दिन वैकेंसी आई आपने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आपको एक डेट मिलती है एग्ज़ाम की, ठीक है। यहाँ पर 3 तरीके के एग्ज़ाम होते हैं। और मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे, सब लोग कह रहे हैं कि पिछले साल 1.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था। भाई मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से तो कोई वैकेंसी आ नहीं रही। झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होता है यार, ठीक है। झूठ मत बोला करो, सच बात बताया करो। और बात हकीकत भी है, जितना टाइम आप यहाँ पर पीओ बनने में दे रहे हो, मैं गारंटी कर सकता हूँ उतने टाइम में आप प्राइवेट में जाके अच्छी खासी स्किल्स ले सकते हो और बहुत पैसा भी कमा सकते हो। तो मेरी राय तो ये है कि सरकारी पीओ ना बन के आप प्राइवेट में पीओ बन जाए और पैसा कमाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं भैया, हमें तो सरकारी बनना है, आज नहीं तो कल हम बन जाएंगे। बताओ, आप तो बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसेस जो है वो ये है कि 3 तरीके के एग्ज़ाम होते हैं। एक तो नॉर्मल होता है, छोटा एग्ज़ाम, एक्चुअली टेस्ट लिया जाता है कि आप किसी काबिल हो भी या नहीं। डायरेक्टली जो मेन एग्ज़ाम होता है उसमें आपको नहीं बिठाया जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि आप क्या मेन एग्ज़ाम के लायक, जाने लायक हो भी या नहीं। तो इसलिए वो एक छोटा सा टेस्ट लिया जाता है। जैसे स्कूल में कोई बच्चा पढ़ने जाता है तो उसका टेस्ट लिया जाता है कि ये कक्षा 10 में या 3 में या 4 में जाने लायक है भी या नहीं। इसी तरीके से आपका एक प्री करके एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और इस एग्ज़ाम में ना 3 पेपर होते हैं। क्लियर है? कौन कौन से होते हैं? इंग्लिश, रीजनिंग और आपका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये 3 तरीके के एग्ज़ाम होते हैं। कुछ ख़ास चीज़ें आती हैं एग्ज़ाम में, टफ पेपर रहता है और इसकी तैयारी करनी पड़ती है। मैं बताऊंगा आगे कैसे होता है, ठीक है। तो इसका जो टाइम मिलता है आपको वो सिर्फ 1 घंटा मिलता है। अगर आपने किसी वजह से ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, मतलब आप इसमें पास हो गए, तो फिर आपको मेन एग्ज़ाम के लिए नॉमिनेट किया जाएगा या बुलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने मान लो, मैंने सीआरपीएफ का एक बार एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ पर क्या हुआ था, मैंने जब शुरू का पेपर दिया था, जो प्री एग्ज़ाम है वो दिया था, तो उसके बाद मुझे टाइम मिल गया था तैयारी करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपने आज एग्ज़ाम दिया है पहला वाला, तो आपको दूसरा वाला यानी कि मेन एग्ज़ाम में जाने के लिए सिर्फ 1 से 1.5 या 2 हफ्ते मिलते हैं। उसमें आपको तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी तो आपको पहले से करनी पड़ती है, जब आप अप्लाई करोगे तब से लेके, और उससे पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी बहुत टफ करनी पड़ती है। हर कोई बंदा पीओ नहीं बनता है। अभी बताया बहुत सारे ने कि 1.5 लाख ही लोग, 1.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था, नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो मेन एग्ज़ाम में जो होता है वो 5 पेपर होते हैं। पेपर कौन कौन सी भाषा में होते हैं या कैसे होते हैं? देखो, भाषा यहाँ पर 2 मिलती हैं, इंग्लिश और हिंदी। कंप्यूटर में एग्ज़ाम होगा, एक डिस्प्ले में दोनों तरफ, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश, डिस्प्ले में एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है। आपको जो भी लैंग्वेज सूट करती है, आप उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करके अपने आंसर को भरना शुरू कर दीजिए। और एक चीज़, आंसर भरने से पहले अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे ये क्वेश्चन गलत लग रहा है या फिर इसका उत्तर गलत लग रहा है, तो उसे ना करें, क्योंकि यहाँ पर माइनस में भी नंबर मिलते हैं, ठीक है। मान लो आपने कोई एक क्वेश्चन करा और आपने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है। वैसे एक अंक जो कटने की है यहाँ पर, वो 0.25 या फिर 0.25 अंक आपके काट लिए जाएंगे अगर आपने एक सवाल गलत कर दिया तो, ठीक है। मतलब ऐसा है कि अगर आपने सारे सवाल गलत कर दिए तो माइनस में 100 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है जी। ऐसा यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो 3 एग्ज़ाम हैं वो कौन कौन से हैं? उसमें दूसरा एग्ज़ाम जो है वो मेंस है। पहला आपका वैसे टेस्ट है नॉर्मली, और जो दूसरा है वो बहुत मेन एग्ज़ाम है। वही उसी के नंबर जुड़ेंगे और इंटरव्यू के नंबर जुड़ेंगे, तब आपका ही मेरिट पे जाके लगेगा, है ना। तो पहला जो है वो यहाँ पर 2 चीज़ों से मिलके है पहला पेपर जो है वो रीजनिंग एंड कंप्यूटर। रीजनिंग क्या होती है अगर नहीं पता, तर्क शक्ति को रीजनिंग कहते हैं। इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपको, जाके कोचिंग सेंटर पे ऑनलाइन ले सकते हो, बहुत ही सही पढ़ा रहे लोग आजकल। कंप्यूटर की क्यों? क्योंकि सारा काम कंप्यूटर पे होगा। कंप्यूटर अगर आपको चलाना नहीं आएगा तो कैसे काम करोगे, सवाल ये है। तो रीजनिंग और कंप्यूटर, जनरल नॉलेज और इकोनॉमी, ये एक सब्जेक्ट हुआ। तीसरा है यहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस एंड इंग्लिश। इंग्लिश में ग्रामर जो होती है उसका बहुत ख़ास ख्याल रखना होता है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पे ES लगेगा, कहाँ पर ING आएगा, बहुत ही टफ आता है इंग्लिश में, ठीक है। नंबर 4 है यहाँ पर डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये 3 घंटे का पेपर आपका होता है। और अगर आपने मान लो आधे क्वेश्चन गलत कर दिए, आधे सही कर दिए, आपको नहीं आइडिया था,
मैंने पहले बता दिया, यहाँ पर टिक मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर में होते हैं और गलत करने पे नंबर काटे जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है। और एक बात बीच में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपको पीओ बनना है तो आप बन सकते हो, बहुत ईजी है, लेकिन मेहनत लगेगी, एफर्ट लगेगा, रात की मेहनत लगेगी, दिन की मेहनत लगेगी, सब कुछ एक करना पड़ेगा, खाना पीना नहाना धोना सारी चीज़ों पे थोड़ा दिन ब्रेक लगाने पड़ेंगे और मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कौन से सब्जेक्ट हैं पढ़ने लायक? इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, हिंदी भी होनी चाहिए ठीक ठाक, रीजनिंग होनी चाहिए, गणित होना चाहिए, साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए। अब मान लो 3 घंटे आपके हो गए, आपने ये पेपर क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको आधे घंटे के लिए एक लेटर लिखना है और लेटर आपको इंग्लिश में लिखना है, टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपको आधा घंटा मिलता है, 2 लेटर लिखने होते हैं, एक तो होता है निबंध और एक होता है लेटर, ठीक है। अब लेटर और निबंध लिखने के लिए ना गाइस बहुत ही सही चीज़ है, मैं आपको किसी वीडियो का लिंक दूंगा कि एग्जाम में एक्चुअली लेटर कैसे लिखा जाता है। ये ऐसा मत लिख देना सेवा में श्रीमान और लिख दियो पूरा, वो तरीका वहाँ पर नहीं चलता है, मैंने खुद लिखा है, मैं वो तरीका किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, कि वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने यहाँ तक एग्ज़ाम दे दिया, समझ रहे हो, आपने ये दूसरा वाला एग्ज़ाम दे दिया और आप इस एग्ज़ाम में 40 नंबर तक भी लेकर के आ गए तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और अगर 40 नंबर भी नहीं आए आपके तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए जो है वो नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लो आप कहते हैं भैया हमारे तो 60 नंबर आ गए, तो 60 नंबर आ गए इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया जॉब लग जाएगी, नहीं, मेरिट लगती है, फिर फाइनल मेरिट लगती है, वो 80 पे लग सकती है, 85 पे लग सकती है, 60 70 80 90 100 पे भी लग सकती है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे स्टूडेंट ने जैसा लिखा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंटरव्यू में आपको जब बुलाया जाएगा जब आपके इसमें नंबर बढ़िया होंगे, 40% तक पास हो जाओगे तो बुला लिया जाएगा, ठीक है जी। चलो हो गया। अब यहाँ पर एक संस्था है IBPS या फिर SBI, मैंने पहले ही बताया था, इसके थ्रू जो है इसका इंटरव्यू या फिर ये पूरी परीक्षा या मैं कहूँ वैकेंसी ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं, ठीक है। आपका जो मेन है और जो इंटरव्यू है, आपका मेन एग्ज़ाम और इंटरव्यू की बेस पे आपका क्या लगेगा, मेरिट लगेगी, ठीक है। और जो आपने इंटरव्यू में और मेंस में जितने नंबर लिए हैं अकॉर्डिंग टू उसके ही आपका नंबर मेरिट में आ सकता है, अन्यथा नहीं आएगा फिर, ठीक है। अगर नहीं आए नंबर कम आए तो नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, अब अगर मेरिट में आपका नंबर आ गया तो फिर आपको ज्वाइन लेटर मिल जाएगा 2-4 दिन 8 दिन 10 दिन 20 दिन में, ठीक है। आपको बुला लिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए और ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। सैलरी की बात कर लेते हैं हम। सैलरी है यहाँ पर 23,000 रुपये लगभग स्टार्टिंग PO की, फ्रेशर PO की, ठीक है। और एक्सपीरियंस PO यहाँ पे बनते नहीं है, वो तो अलग बात है, हम प्राइवेट के बारे में बाद में बात करेंगे। और अगर लास्ट जो सैलरी है यहाँ पर वो लगभग 42,000 रुपये बताई गई है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, जितनी सैलरी होती है 42 तो नॉर्मल जो पहली सैलरी आदमी 42 43 45 उठा लेता है, 50 तक उठा लेता है, ठीक है। और सैलरी के अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे हेल्थ का इंश्योरेंस का, नॉर्मल इंश्योरेंस, बीमेज वगैरह आपके, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। भत्ता कहते हैं जिसे हम, वो होता है यहाँ पर, बहुत सारे भत्ते होते हैं। तो घुमा फिरा के आपकी सैलरी 38 से 40,000 तो यहाँ पे पड़ जाती है। और अगर आप थोड़े से भी हरामी हो, जो आप रिश्वत वगैरह ले सकते हो, जो कि नहीं लेनी चाहिए पहली बात तो फिर आप 50,000 तक भी जा सकते हो अपनी सैलरी को लेकर कि भैया मैं तेरा ये काम करवा दूंगा, 20,000 लूँगा, 15 लूँगा, 10 लूँगा, 8 लूँगा, इस तरीके से करके आप बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हो, लेकिन वो गलत तरीका है, ठीक है। तो जितने भी ये PO के ऊपर के चीज़ें होती हैं, जैसे मैनेजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, या फिर और कोई बड़ा पोस्ट पे बैठा हुआ है, ये सब PO का एग्ज़ाम पास करने के बाद ही प्रमोशन पाप आगे बन जाते हैं। तो ऐसे ही आपको बनना है, ये एक्चुअली तरीका था, ठीक है, बनने का PO। अब मैं बात करता हूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, PO बनने के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, ये तो सुन लो। आपने सोचा कि चलो PO की तैयारी करते हैं भाई, हम रीजनिंग निकाल लेंगे, जो कि एक हल्की है रीजनिंग, काफ़ी, मैंने बहुत दिन तक रीजनिंग पढ़ी है, ठीक है। हल्की है लेकिन बहुत ज़्यादा माइंड खर्च करना पड़ता है, 1 सेकंड में भी जवाब दे सकते हो, 2 घंटे भी लग सकते हैं, पर लेनी पड़ती है चीज़ें, ऐसा है, तर्क शक्ति है। तो गाइज़ PO बनने के पीछे का जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो ये हैं। पहली बात तो यह कि भारत में जब से अच्छे दिन वाली सरकार आई है, मोदी जी की सरकार आई है, वैकेंसी और शिक्षा ये सारी चीज़ें लगभग डगमगा रही हैं एक्चुअली। और जो बोलता है भाई बोल भी नहीं सकते लोग, तो वैकेंसी का वेट करना पड़ेगा पहली बात। दूसरी बात, ग्रेजुएशन आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो 12 पास करके आप जॉब कर सकते हो। प्राइवेट बैंक में 12 पास करके भी आप जॉब कर सकते हो, सेल्स वगैरह में, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है
कि अगर आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया पीओ का तो आपकी जॉब की गारंटी नहीं है, क्योंकि मेरिट वो अपने हिसाब से लगाते हैं। क्योंकि अब बता रहा था बंदा कि 1.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। क्या 1.5 करोड़ लोगों में से 1 लाख लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने बढ़िया 70-80% नंबर नहीं लाए होंगे? होंगे, 100% होंगे। लोग बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं। तो मेरिट जो लगती है वो ऊपर ही लगती है, हाई रैंक पे लगती है। 80, 90, 70, 75 पे बहुत मुश्किल से लगती है। 96, 95, 94 इतनी तक मेरिट जाती है। और इतने नंबर लाने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा तगड़ी मेहनत चाहिए। लड़कियां खासकर सुने, क्योंकि लड़कियां करना नहीं चाहती हैं, मुझे पता चलता है। कैसे? मेरे यूट्यूब के जो एनालिसिस होता है मैं उसमें चेक करता हूँ, वहाँ पर लड़कियों की जो तादाद है वो कम दिखती है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, पीछे रहोगी तुम रहोगी, हम थोड़ी रहना है। लड़के तो वैसे भी काम नहीं करते हैं, लड़कियां तो घर का काम करती हैं, मैंने ऐसा सुना है। जबकि ये कुछ है नहीं बात, सब बराबर है। हमें आगे आना चाहिए इन चीज़ों के लिए भी, है ना। तो एक चीज़ हो गई। फिर आपका कितना टाइम लगेगा? अभी एक पेपर आपसे क्लियर नहीं हुआ, आप फेल हो गए। 1 महीने की तैयारी से कुछ होगा नहीं, 6-6 महीने, साल भर तैयारी करनी पड़ती है एक पीओ के लिए, और सैलरी अच्छी मिलेगी, लाइफ सेट। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट थे, डार्क साइड थी, क्योंकि भाई टाइम बहुत जाता है। उतने ही टाइम में आप प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छी जॉब ले सकते हो। मैं 1 साल की बात करूँ, अगर आप 1 साल किसी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव लगे रहे, आपने अच्छी एक्सपीरियंस ले लिया, नॉलेज ले ली, तो आप फिर उस बैंक के अंदर बैठ के काम कर सकते हो, टीम को लीड कर सकते हो, मैनेजर बन सकते हो, सेल्स मैनेजर बन सकते हो। ठीक है, तो मेरा तो ये सजेशन है आप लोगों के लिए कि जब तक सरकार अच्छे कदम नहीं उठा रही है भैया, फ्री मत बैठो। बहुत बेरोज़गारी है, एक्सपेरिमेंट करो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ को लेके, कुछ अच्छे काम करो। और जॉब के लिए ना प्राइवेट ही ढूंढ लो। प्राइवेट जॉब कैसे मिलती है, क्या प्रोसेस होता है, आई बटन में वीडियो का लिंक है। HDFC बैंक में कैसे जॉब लगती है, सारा प्रोसेस बताया हुआ है, ज़रूर देखिएगा। कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर भी बहुत ही सही वीडियो है, उसका भी लिंक भी आई बटन में दे दूंगा, ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम जुनैद है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, नाम इधर आ रहा है। और इस वीडियो में इतना ही। पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना है, अगर हम यहाँ तक आपने देख लिया है तो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, खुदा हाफिज़।